होपफुली कि आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? ओके। सो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेल ऑर्गेनेल्स में जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट था, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, उनके जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। और इसके बाद मैंने आप लोगों को वीडियोस दिए लाइसोसोम्स को पढ़ने के लिए। लाइसोसोम्स, हाँ हाँ, अभी वाइट ही है। ओके। सो होपफुली कि आप लोगों ने वो आज के जो शेयर किए गए 3 वीडियोस थे उन तीनों को देख लिया होगा आप लोगों ने। माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा जेनेटिक्स वाला भी, प्लांट के सेल वॉल वाला भी, और लाइसोसोम्स का भी, लाइसोसोम्स से होने वाले जो डिजीज थे, गौशा डिजीज से भी। तो ये दोनों ही जो वीडियोस आपको अपलोड करके दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज की क्लास में हम लोग सेल ऑर्गन्स वाले टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आज आपको जो पढ़ना है दैट इज़ द पेरोक्सीसोम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है यूकेरियोटिक के सेल्स में, राइट। नॉर्मली आप लोग इसके बारे में कई सारे जगह पे पढ़ करके आए हैं, जैसे C2 साइकिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और जब आपको लिपिड पढ़ा रहा था तो वहाँ पे चर्चा किया था कि हाँ, लिपिड का जो ऑक्सीडेशन या सिंथेसिस होती है, तो उन प्रोसेस के लिए भी बेसिकली पेरोक्सीसोम्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इनका जो रोल है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिकली पेरोक्सीसोम एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इसका नाम जो पड़ा पेरोक्सीसोम वो इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, बनाने का और उसे ब्रेक करने का क्या करता है, काम करता है। इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, दैट मीन्स कि ROS जो जनरेट होती है, उसको एक तरीके से ब्रेक डाउन करने का भी काम करता है, और यहीं पे जनरेट होने का भी क्या होता है, काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम बेसिकली दोनों एक तरीके से एनालॉगस ऑर्गेनेल्स माने जाते हैं, क्योंकि इनका लगभग लगभग फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होते हैं, बनते हैं। तो H2O2 भी एक बेसिकली आपका ROS की कैटेगरी में आने वाला क्या है, मॉलिक्यूल होता है। ये टॉक्सिक होता है। तो इसका जनरेशन भी आपका यहाँ पे होता है, साथ साथ में इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको कि आप कैटालेज बोलते हैं। ये एंजाइम इसको ब्रेक डाउन करके फिर से आपका क्या करता है, H2O+O2 में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। सो इस पेरोक्सीसोम का जो नोमेनक्लेचर लिया गया है वो इसी बेसिस पे कि ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की सिंथेसिस एज वेल एज ब्रेक डाउन दोनों होती है। दैट इज़ वाई इसको हम पेरोक्सीसोम के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो बेसिकली ये माइक्रो बॉडीज़ की कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो बॉडीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। पीजीटी वाले क्लासेस में भी बताया था कि ये एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और उसी से बल्कि ओरिजिन आपका हुआ पेरोक्सीसोम। सिमिलरिटीज़ जो है आपका माइटोकॉन्ड्रियाज़ में और पेरोक्सीसोम्स में वो कुछ इस तरीके से कि जैसे आपने कल की क्लास में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन हुआ है वो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है, ऐसे ही इनकी भी ओरिजिन के लिए बात की जाती है, बताई जाती है कि पेरोक्सीसोम भी उसी तरीके से क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ है। बाकी जो डिवीज़न है, जो उनका स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ आपको माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होता है। बस यहाँ पे फ़र्क आपको सिर्फ ये दिखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है, जबकि ये आपका एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं कि पेरोक्सीसोम्स के बारे में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो नेम्ड डिराइव किया गया पेरोक्सीसोम्स बिकॉज़ दे आर द साइट फॉर द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बेसिकली साइट होते हैं इनके सिंथेसिस करने के लिए भी, डिग्रेडेशन करने के लिए भी H2O2 के। तो H2O2 एक क्या है, ROS की कैटेगरी में आने वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज़ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज किसी भी ऑर्गेनिज्म में कब बनता है, जब वो प्लांट या जब वो एनिमल आपका क्या हो, स्ट्रेस कंडीशन में हो। किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो, चाहे न्यूट्रिएंट का स्ट्रेस हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, अबायोटिक हो, कोई भी कंडीशंस का अगर स्ट्रेस अगर आता है तो उस स्ट्रेस के टाइम पे उनके सेल्स में, उनकी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होते हैं, बनते हैं। तो किसी भी प्लांट का स्ट्रेस लेवल अगर आपको चेकआउट करना है तो उनमें स्ट्रेस का जो वैल्यू होती है वो ROS से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर ROS की वैल्यू अगर आपका ज़्यादा आता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे स्ट्रेस क्या है, वो ज़्यादा फील कर रहा है। किसी भी चीज़ का अगर आपको स्ट्रेस का लेवल पता करना होता है, जैसे लाइक ड्राउट का, सैलिनिटी का, पीएच का, टेम्परेचर का, कोल्ड का, चिलिंग का, इन सब का अगर आपको, या हैवी मेटल का अगर आपको स्ट्रेस का लेवल पता करना होता है तो आप ROS का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। और ROS में सबसे ज़्यादा क्या है, दैट इज़ द आपका H2O2 है, दैट मीन्स हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स है, और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है, ये वाले भी हैं। ये सब तो बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो मेजरमेंट आप किसका करते हैं, H2O2 करते हैं। तो H2O2 का जो प्रोडक्शन होता है, जो कंसनट्रेशन आपको निकल करके आती है,
उसके बेसिस पे आप बताते हैं कि ये वाला प्लांट इस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में है, जिसमें जितना ज़्यादा आरओएस की वैल्यू आती है उतना ज़्यादा वो प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में माना जाता है। सो H2O2 बेसिकली प्लांट के सेल्स के लिए या एनिमल के सेल्स के लिए अच्छा मॉलिक्यूल नहीं है। ये एक तरीके का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ में मतलब टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, रिएक्शंस को जो नॉर्मल हो रहा होता है उनको डिग्रेड करने का काम करता है, और मेम्ब्रेन की जो मतलब जो लिंकेज होते हैं उन लिंकेज को क्या करता है, ब्रेक करके लीकेज क्रिएट कर सकता है। तो ये सारे पॉसिबल कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के या आरएस के मॉलिक्यूल्स के। तो आरएस का जो मॉलिक्यूल होता है वो आपके नॉर्मल जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रोसेस होता है, उन प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करने का या एक तरीके से हैम्पर करने का क्या करता है, काम करता है। तो जितना ज़्यादा किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल में, जैसे सपोज़ कि अगर आप बहुत ही किसी भी बात को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है सीएसआईआर का, और आप उसको रात-रात भर परेशान हैं, रात-रात भर आप जग रहे हैं, आपका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, अगर आप स्ट्रेस कंडीशन में हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनेगा, आरएस बनेगा। तो आपका पेरोक्सिसोम्स क्या होगा, एक्टिव रहता है उस टाइम पे कि इस आर जो ये H2O2 बना हुआ है, उसको नॉर्मलाइज़ करने का भी काम करता है कैटालेस एंजाइम, राइट? तो H2O2 एक आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ है, जिसे आप आरओएस के नाम से जानते हैं, और ये एक मेज़रमेंट होता है स्ट्रेस को पता करने का किसी भी ऑर्गेन में, दैट इज़ प्लांट में या एनिमल्स में। तो जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं प्लांट की बॉडी में स्ट्रेस को पता करने के लिए, तो आरओएस को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, राइट? तो पेरोक्सिसोम्स का नोमेनक्लेचर कहाँ से लिया गया, दैट इज़ द इनके सिंथेसिस और इनके डिग्रेडेशन से, किसके, H2O2 के, मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। पेरोक्सिसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ये बहुत ही नॉर्मल तरीके का इनका एनाटॉमी होती है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं, ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। Peroxisomes are multifunctional organelles containing more than 50 different enzymes। कल आज की क्लास में एक वीडियो में दिया था आपको कि लाइसोसोम्स बेसिकली मोर देन 40 डिफरेंट एंजाइम्स क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि नेचर होता है हाइड्रोलैक्टिन टाइप पढ़ने का, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। उससे भी ज़्यादा पेरोक्सिसोम्स आपका मोर देन 50 डिफरेंट एंजाइम क्या करता है, कंटेन करता है, जो कि अलग अलग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत तरीके का प्रोसेस यहाँ पे होता है, लिपिड की बायोसिंथेसिस, लिपिड का ऑक्सीडेशन, राइट, H2O2 का जनरेशन, H2O2 का डिग्रेडेशन, और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलना, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मो प्लाज्मोजेंस का सिंथेसिस होना या फिर फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होना, उनके सिंथेसिस होना, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, चलते रहते हैं। इन सभी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ये यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उनका नंबर बेसिकली कितना है, मोर देन 50। तो एक छोटा सा वेसाइकल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इस छोटे से वेसाइकल में 50 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग सेलुलर एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि बेसिकली पेरोक्सिसोम से क्या होता है, मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल्स होता है, मोर देन वन फंक्शन को परफॉर्म करने वाला क्या है, ऑर्गेनल है। ओके, इन्वॉल्व इन सच डाइवर्स एक्टिविटीज एज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस। फैटी एसिड का जो चेन होगा लगभग 16 से लेकर के 24 तक के जो फैटी एसिड के कार्बन, मतलब कार्बन के वाले फैटी एसिड्स होंगे, उनकी उनका ऑक्सीडेशन बेसिकली कहाँ पे होगा, यहाँ पर ऑक्सीसोम्स में होता है, राइट? वैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। लिपिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन के लिए दो ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिपिड ऑक्सीडेशन। अगर एनिमल सेल्स की बात अगर की जाती है और प्लांट सेल्स की बात अगर की जाती है, एनिमल सेल्स में जो प्राइम आपका ऑर्गेनल्स होता है बीटा, मतलब कि ऑक्सीडेशन करने के लिए, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की अगर आप बात करेंगे कि यहाँ पे आपका प्राइम ऑर्गेनल्स कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आता है दैट इज द पेरोक्सिसोम। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऑक्सीडेशंस करने के लिए, मतलब बीटा ऑक्सीडेशन जिसे आप बोलते हैं, लिपिड के ऑक्सीडेशंस करने के लिए प्राइम ऑर्गेनल्स माना जाता है, प्राइम साइट मानी जाती है, किसके केस में, एनिमल के केस में। लेकिन अगर यही सवाल आपसे प्लांट के केस में पूछ दिया जाता है और वहाँ पे ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया रहता है, पूछा जाता है कि
लिपिड ऑक्सीडेशन प्लांट के केस में मेजॉरिटी पोर्शन कहाँ पे होता है, या प्राइम जो साइट है फॉर द लिपिड ऑक्सीडेशन में प्लांट कहाँ पे है। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आपको मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया मिलेगा, पेरोक्सीसोम्स मिलेगा, लाइसोसोम्स मिलेगा। इस तरीके के आपसे ऑप्शन बना के दिए जाते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जनरली सबको पढ़ा रहता है लिपिड ऑक्सीडेशन के लिए, बताया भी जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में कि लिपिड ऑक्सीडेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर वो केस प्लांट का होगा तो वहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया ना होकर क्या होगा, पेरोक्सीसोम्स होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया का रोल एनिमल सेल्स में प्राइम माना जाता है फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन या लिपिड ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, सो यहाँ पर आपको बताया गया कि बेसिकली ये पेरोक्सीसोम्स के जो है एंजाइम्स होते हैं, या पेरोक्सीसोम्स है, वो बहुत ही डाइवर्स फंक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। जैसे कि लॉन्ग फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होना, इसके बाद प्लाज्मोजेंस का क्या करना, सिंथेसिस करना। तो कभी कभी आपसे इनके बारे में पूछा जाता है कि प्लाज्मोजेंस क्या होते हैं, क्या इनका रोल होता है। सो प्लाज्मोजेंस आर वेरी अबंडेंट इन द माइलिन सीथ। जैसा कि कल की क्लास में आपको बताया था, परसों की क्लास में, नर्व जो सेल्स होते हैं उनमें जो एक्सॉन्स होता है, उन एक्सॉन्स के ऊपर एक माइलिन सीथ लगी हुई होती है, जो कि इंसुलेटर का क्या करता है, काम करता है। ब्रेन में जो मतलब जो नर्व सेल्स में इंफॉर्मेशन कंडक्ट होती है एक सेल्स से दूसरे सेल्स में जाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, दैट इज़ वाई माइलिन सीथ वहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। तो बेसिकली इस माइलिन सीथ को बनाने के लिए, मतलब कि जहाँ पे माइलिन सीथ मिलती है उस सीथ में बेसिकली प्लाज्मोजेंस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एज अ इंसुलेटर का क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये प्लाज्मोजेंस सिंथेसाइज कौन करेगा, दैट इज द पेरोक्सीसोम। ओके, सो यहाँ इस वाले पॉइंट से आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि पेरोक्सीसोम एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि दोनों ही केस में पाया जाता है, दैट इज द प्लांट में और प्लस एनिमल में। इन दोनों ही टाइप के सेल्स में जो कि आपके यूकैरियोटिक होती हैं तो पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली पेरोक्सीसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों कैटेगरी में पाया जाता है। Abnormalities in the synthesis of a plasmogens can lead to the severe neurological dysfunctions। अगर किसी भी कारण से ये जो प्लाज्मोजेन सिंथेसिस हो रहा है, उनके लिए एंजाइम प्रेजेंट कहाँ पे हैं आपके, दैट इज द पेरोक्सीसोम्स में। अगर इस पेरोक्सीसोम्स के एंजाइम्स में कोई भी डिफिशियंसी आ गई, कोई म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से वो पेरोक्सीसोम्स का जो एंजाइम है वो आपका डिसफंक्शनिंग करना शुरू कर देगा, मतलब माल फंक्शनिंग अगर हो जाएगा, तो बेसिकली आपका प्लाज्मोजेंस का जो सिंथेसिस हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। और अगर अगर ऐसा नहीं होगा तो जो आपके नर्वस कंडक्शंस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिनको कि हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के नाम से जानते हैं। पता लगा कि आपको बगल से कोई चुभो रहा है, कोई दर्द, मतलब कोई आपको टच कर रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, आपकी सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं। तो एबनॉर्मलिटीज़ अगर हो जाएगी सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस में, तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो प्लाज्मोजेंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन peroxide is produced by a number of peroxisomal enzymes including urate oxidase, glycolate oxidase, amino acid oxidase that utilize molecular oxygen to oxidize their respective substrate। हाइड्रोजन peroxide का जो प्रोडक्शंस है पेरोक्सीसोम्स में कई डिफरेंट क्लास के एंजाइम से होता है, और एंजाइम का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ द यूरिएट का ऑक्सीडेज जो है, ग्लाइकोलेट का जो ऑक्सीडेज है, या अमीनो एसिड का ऑक्सीडेज है। ये सभी बेसिकली क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को यूज करके वहाँ पे रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और H2O2 क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो H2O2 का बनना भी आपका पेरोक्सीसोम्स में होता है, जिसको बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, दैट इज द ऑक्सीडेज चाहिए होता है, राइट। और इसके साथ जब ये आपका H2O2 बन जाता है तो उसको डिग्रेड करने के लिए भी एंजाइम आपका पेरोक्सीसोम्स में ही पाया जाता है, जिसको कि आप कैटालेज के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वाई पहला वाला आपको जो लाइन लिखा गया था यहाँ पे, साइट ऑफ द सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे आपका बनता भी है और यहीं पे आपका डिग्रेड भी होता है। तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि H2O2 की सिंथेसिस या H2O2 का डिग्रेडेशन कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है। तो डिग्रेडेशन की बात जब आती है तो बड़े आसानी से सबको क्लियर हो जाता है कि अच्छा पेरोक्सीसोम्स की बात हो रही, क्योंकि वहाँ पे पेरोक्साइड बनते हैं, राइट। लेकिन जब वही डिग्रेडेशन की बात या सिंथेसिस की बात दोनों में अगर आ जाती है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये सिंथेसिस भी होती है और डिग्रेडेशन भी होता है। सिंथेसिस करने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज़ द ऑक्सीडेज चाहिए, और ये ऑक्सीडेज आपका कई कैटेगरी का हो सकता है। डिग्रेडेशंस करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो आपका होगा दैट इज़ द कैटालेज, और ये कैटालेज का काम होगा कि H2O2 को कन्वर्ट करेगा किसमें, दैट इज़ H2NO2। ओके, तो ये दो क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि इन दोनों को मिला करके H2O2 का बनना और डिग्रेड होना परफॉर्म होता है।
अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई कि ये बेसिकली आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो कि पहले आपको बताया गया। इनके पास मतलब जो पेरोक्सिसोम्स होता है, इनका स्ट्रक्चर तो एनाटॉमी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा मिलता ज़रूर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा इनके पास ना तो राइबोसोम होता है और ना ही इनके पास डीएनए होता है। मतलब ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जिस कैटेगरी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट आता है। जैसे कि हम उसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। तो क्या हम पेरोक्सिसोम्स को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स बोल पाएंगे? नो, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास ना तो खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल है और ना ही राइबोसोम्स है प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। सो पेरोक्सिसोम्स में जितने भी 50 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन आपको बताए गए हैं कि पाए जाते हैं, उन सारे प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो कहाँ पे होगा? आपके सेल्स में राइबोसोम दो टाइप्स का पाया जाता है। एक तो आपका पाया जाता है फ्री फॉर्म में और एक आपका पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे, सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप बेसिकली दिखाते हैं किस तरीके से न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है और इससे आपका इस तरीके से बना हुआ होता है। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इन पे पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहलाते हैं बाउंड राइबोसोम्स। क्या कहलाते हैं? बाउंड राइबोसोम्स। और इनके अलावा जो आपका ऐसे साइटोसॉल में पाया जाता है, इनको आप बोलते हैं फ्री राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? फ्री राइबोसोम्स। इनसे भी सीएसआईआर में सवाल बनता है। आपके अलग अलग सेल्स के कंपार्टमेंट में जाने के लिए जो प्रोटीन बनती है वो इन दोनों में अलग अलग बनता है। जैसे जो कुछ प्रोटीन्स होंगी जो कि आपका फ्री वाले पे बनेगा, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जो कि आपका बाउंड वाले पे बनेगा। तो कौन कहाँ पे बनेगा, इससे भी सवाल आपका बनता है। पेरोक्सिसोम्स में मान लीजिए कि आपका ये क्या है, पूरा पेरोक्सिसोम्स है। तो पेरोक्सिसोम्स में पाए जाने वाले जितने भी आपके प्रोटीन्स होते हैं उन सब की सिंथेसिस कहाँ पे होगी? फ्री वाले राइबोसोम्स पे होगी। यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज ऑन द साइटोप्लाज्मिक फ्री राइबोसोम्स। तो यहाँ वाले राइबोसोम्स पे क्या होगी? सिंथेसिस होगी, ना कि यहाँ वाले पर। जो प्रोटीन्स यहाँ पे बनता है उन प्रोटीन्स का एक सीक्वेंस होता है जिससे आप रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस के नाम से जानते हैं। तो इनका सीक्वेंस है, सेरीन होगा, लाइसिन होगा, ल्यूसीन होगा, मतलब SKL। इनका जो टर्मिनल सी टर्मिनल होता है किसी भी प्रोटीन का, वो प्रोटीन क्या की जाती है? सीक्वेंशियल या रिकॉग्निशन सीक्वेंस का क्या करता है? काम करता है। तो उस सीक्वेंस पे मतलब टर्मिनल पे, सी टर्मिनल पे पाए जाने वाले जो आपके अमाइनो एसिड्स होंगे उनका नंबर यही है, दैट इज SKL। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है? SKDL पढ़ा हुआ है, राइट? KDL का पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही पेरोक्सिसोम्स में जो भी प्रोटीन्स आपकी बन रही है या जिन प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन आपका पेरोक्सिसोम्स के लिए होना है, जैसे यहाँ पे सपोज की सारी प्रोटीन्स बनी आपका कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। और यहाँ से कहाँ पे जाना है? पेरोक्सिसोम्स में। कहाँ पे जाना है? पेरोक्सिसोम्स में। तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए क्या करेगा? पहले आपका ये जब ये राइबोसोम्स यहाँ पे बनेगा तो ये पहले कहाँ पे जाएगा? आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर कहाँ पे जाएगा? गोल्गी बॉडी में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी से निकल करके वेसाइकल के थ्रू यहाँ पर आएगा और तब इसके बाद आपका उसका जहाँ पे डेस्टिनेशन होगा वो जाता है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो, चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट में हो, चाहे आपका न्यूक्लियस में हो, चाहे साइटोसॉल में हो या साइटोसॉल से बाहर हो। तो फाइनली ये जो आपका मेम्ब्रेन मतलब ये आपके जो ऑर्गेन्स हैं, दैट इज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, ये दोनों आपस में मिले जुले रूप से काम करते हैं कि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई न्यूली आपका यहाँ पे साइटोसॉल में, यहाँ पे ये प्रोटीन्स आपकी ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पे जाती है? यहाँ पे। तो इस वाले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? पूरा इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेस करने के बाद फिर ये क्या करता है? वेसाइकल के थ्रू, जैसे यहाँ पे अगर आपका ये है तो इसको यहाँ बोलते हैं दैट इज द सिस फेस, और इसके इधर वाला क्या बोलते हैं? ट्रांसफेस। तो यहाँ से आपका गोल्गी बॉडी इस तरीके से लगा रहता है। तो गोल्गी बॉडी यहाँ से आपका प्रोटीन जो होती है वो पैक होकर के ऐसे फ्यूज हो जाती है इसके मेम्ब्रेन में वेसाइकल के थ्रू। जो फ्यूज हो जाएगी तो फिर इसका क्या होगा? का प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेस होने के बाद जो ट्रांसफेज वाला जो होता है यहाँ पे आपका प्रोटीन निकलता है इन इम्पोज होकर के वेसाइकल्स में। तो यहाँ पे जब आपका निकलेगा तब जाकर के प्रोटीन का डेस्टिनेशन किया जाएगा कि इसको कहाँ जाना है। तो जिन प्रोटीन्स को इस गोल्गी बॉडी से निकलने के बाद पेरोक्सिसोम्स में आना होता है, उन पेरोक्सिसोम्स के में आने के लिए जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं उनका जो सीक्वेंस है दैट इज द SKL है, सेरीन, लाइसिन एंड ल्यूसीन। ये सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज होते हैं और इनके बेसिस पे इनका ट्रांसपोर्टेशन पेरोक्सिसोम में क्या है? किया जाता है। सो पेरोक्सिसोम बेसिकली आपका एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है।
यहाँ पे कोई राइबोसोम, कोई डीएनए आपका नहीं पाया जाता है। साथ-साथ इनके इनके बॉडी में, मतलब इनके इनसाइड में पाए जाने वाले जितने भी प्रोटीन होते हैं 50 डिफरेंट टाइप्स के, उन सब की सिंथेसिस साइटोसॉल में पाए जाने वाले जो राइबोसोम्स होते हैं, को आपकी फ्री राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं, उन राइबोसोम्स पे होता है। और वहाँ से सिंथेसाइज होने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। फिर इसके बाद आपका गोल्जी बॉडी में जाएगा। गोल्जी बॉडी से आपकी वेसाइकल के थ्रू पैकिंग होकर के फिर ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होगा, पेरोक्सीसोम्स में होता है। तो पेरोक्सीसोम्स में आने के लिए जिन सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट है वो सीक्वेंस आपकी ये हैं। बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इन्हीं सीक्वेंसेस को देख करके कि कोई प्रोटीन जो कि आपकी साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रही है, अगर उसको पेरोक्सीसोम्स के लिए जाना है तो उनके लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या होते हैं या क्या हो सकता है। तो ये सीक्वेंस को आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर आपको पेरोक्सीसोम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, उनमें होने वाले डिफरेंट काइंड के जो प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में भी आपको समरी दी जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे आरओएस का जनरेशन हो रहा है। वैसे तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपका, ये क्या है, मेम्ब्रेन है पेरोक्सीसोम्स का। इसके इन साइड में होने वाले कई सारे प्रोसेस के बारे में आपको दिखाया गया है, जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज द लिपिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आरएस का जनरेशन हो रहा है, मीन्स इसका मतलब सिंथेसिस हो रही है। इसके बाद आपका बाइल एसिड का, मतलब कि लिपिड के डेरिवेटिव्स जो मॉलिक्यूल, उनकी सिंथेसिस भी हो रही है। ईथर का भी सिंथेसिस हो रहा है। इस तरीके के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि आपका जो पेरोक्सीसोम्स होता है उसके इन साइड में कितने डिफरेंट टाइप के साइकिल्स या पाथवेज चलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक आपका छोटा वेसाइकल है, वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, तो ये इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में था। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली आगे का जो एस टू, मतलब पेरोक्सीसोम्स के लिए इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या और इम्पोर्टेंट बन सकती है। द H2O2 generated in these reactions is rapidly broken down by the enzyme catalase, which is present in high concentration in these organelles. जो भी आपको आर के बारे में मैं अभी पीछे बता रहा था कि H2O2 का जो सिंथेसिस हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम एंड द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस वाले कंडीशंस में वो ऑक्सीडेज एंजाइम फ्री ऑक्सीजन को यूज करके सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। उसके दौरान H2O2 क्या होता है, सिंथेसिस होती है। और उन H2O2 को के लेवल को मेंटेन करने के लिए या उन H2O2 के लेवल को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम है, दैट इज़ नोन एज द कैटालेस। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और भी आप लोगों को पहले दिया था जब एंजाइम के बारे में पढ़ाया था। तो क्या कोई बता सकता है कि कैटालेस को लेकर के मैंने एंजाइम वाले टॉपिक में क्या पढ़ाया था? हाँ जी, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर माना जाता है इसके लिए कि सबसे ज़्यादा कम मतलब 1 सेकंड में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने की क्षमता ये रखता है, मतलब पाया जाता है। तब तक के जितने भी नोन एंजाइम्स हैं, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर वाला एंजाइम ये माना जाता है। ओके, सो इनका काम मीन्स कैटालेज का काम क्या होगा कि जो भी, नहीं नहीं, कैटालेज का, कैटालेज का सबसे हाईएस्ट जितने भी नॉन एंजाइम हैं उन सब में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्नओवर नंबर रिपोर्ट की गई है। ओके, नहीं नहीं, एनहाइड्रेज जो है आपका, वो जैसे एसिड जो है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है या एसिड एनहाइड्रेज, वो आपके एनिमल सेल्स में पाया जाने वाला जो आरबीसी जो सेल्स होती है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन पूरे ऑल ओवर अगर आप चाहे प्लांट किंगडम चाहे एनिमल किंगडम की अगर आप बात करेंगे तो उन सब में सबसे हाईएस्ट जो टर्नओवर नंबर है वो किसका है, दैट इज द कैटालेज का है। ओके, हाँ। सो कैटालेज का काम क्या होगा, H2O2 के लेवल को मेंटेन करना। ऑक्सीडेज का काम क्या होगा, H2O2 को बनाना। सो आपसे एग्जाम में इस चीज़ को बना करके पूछा जाता है कि अगर आपके सेल, आपकी बॉडी या कोई भी सेल, सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके इसे दे दिया जाए कि ये आपका सपोज कि प्लांट सेल है और ये प्लांट का सेल किसी ऐसे मीडियम में रखा गया है जहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए ये प्लांट का सेल्स एक कंटेनर में रखा गया है और इस कंटेनर का जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे 5 मोलरिटी का HCl सोल्यूशन रखा गया है, तो जिसकी वजह से इसकी जो ऑस्मोलरिटी होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, हाई हो जाएगी।
सो इस कंडीशंस में इस सेल्स पे जो इफेक्ट आएगा वो क्या क्या पॉसिबल आ सकता है, उससे सवाल आपको कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि कोई एक सेल है, चाहे प्लांट का सेल्स है चाहे एनिमल का सेल्स है, उसको एक किसी बीकर में कंटेनर में रखा गया है जहाँ पे उसकी ऑस्मोलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस सेल्स में आपके आर के मॉलिक्यूल्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए, आर कंसंट्रेशन मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए कौन सा एंजाइम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑक्सीडेज, कैटालेज, बोथ, नन ऑफ दीज। बताइए। सवाल को फिर से सुनिए। एक कोई सेल है, चाहे मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे बनाया प्लांट सेल, तो आप इसको प्लांट सेल मान लीजिए। प्लांट सेल है जिसको कि एक सॉल्यूशन में रखा गया है, जिसकी ऑस्मोलिटी बहुत ज़्यादा है, दैट इज 5 मोलर HCl के सॉल्यूशन में रखा गया है। ओके। अगर HCl से प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे NaCl कर लीजिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सैनिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस को। सो 5 मोलर NaCl के सोल्यूशन से उसको रखा गया है। सवाल मेरा ये है कि इस कंडीशंस में आर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? ऑक्सीडेट, कैटालिस, बोथ और नन ऑफ दीज। थोड़ा सोच समझ करके आंसर करिएगा, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो। अच्छा, आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? हमें लगा कि मैं बाहर तो नहीं चला गया। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है? तो क्वेश्चन देखिए, सुनिए आराम से। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया है जिसकी ऑस्मोलिटी बहुत ज़्यादा है। 5 मोलर NaCl के सॉल्यूशन में इसको रखा गया है। इन दैट सिचुएशन, टू मेंटेन द ROS लेवल इन द cells, which kind of enzyme will play important role? Number one, that is the oxidase. Number two, that is the catalase. Number three, both. Number four, none of these. आप हमसे पूछ रही हैं या बता रही हैं? आपको बताना है, पूछना नहीं है। आप अपना लॉजिक और अपने आंसर में कॉन्फिडेंस रख करके आप बताइए कि सर यही होगा। चलिए, तो आपका ऑप्शन सेकंड में ब्लॉक कर देता हूँ। क्या बोला अमित? आप कुछ बोल रहे हैं? पर ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे है ही नहीं। ऑक्सीडेज है, कैटालेज है, बोथ है, नन है। चलिए, प्रियंका, प्रियंका के साथ में वंदना भी जुड़ गई। अमित, आपको आवाज सही से सुनाई दे रहा है? टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं ले रहे हैं आप लोग? सिद्धार्थ कहे इतना लेट लेट लग रहा है, मतलब आंसर नहीं आ रहा। ऑक्सीडेज। चलिए, तो आपके लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन कर देता हूँ। यहाँ पे हैं सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के साथ में अमित भी जुड़ गए हैं। अभी बाकी हैं पूजा, आकांक्षा, अवनीत, मुमताज, ये सब लोग बाकी हैं। कैटरेज मतलब सेकंड ऑप्शन।
ओके, सो ऑप्शन नंबर सेकंड पे प्रियंका, वंदना प्लस आकांक्षा भी हो गई। 5 लोग। मुमताज का आंसर है ऑक्सीडेज। हाँ, तीनों लोग। 6 लोग हैं जिसमें से इक्वल इक्वल चल रहा है, अभी 3 लोग फर्स्ट पे गए हैं और 3 लोग सेकंड पे गए हैं। पूजा आप बच्ची हैं, कहाँ जाना चाहेंगे, थर्ड से थर्ड या फोर्थ? हाँ, सेकंड। आवाज आपकी सही से आ नहीं रही है पूजा, मतलब नेटवर्क का दिक्कत है या फिर? चलिए। अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं, आवाज़ थोड़ी मतलब अच्छे से नहीं आ रही है। ओके, तो टाइम को भी हम लोग लॉस नहीं करेंगे, जल्दी से इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जिन लोगों ने आंसर फर्स्ट दिया हुआ है उनके लिए पहले समझ लेते हैं कि उनको उन्होंने ऐसा क्यों दिया। सवाल मेरा यहाँ पे ये था कि आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब ऑस्मोलरिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई प्लांट या कोई एनिमल अगर स्ट्रेस कंडीशंस को फील करता है तो आपका वहाँ पे क्या होगा, आरएस का जनरेशन होना शुरू हो जाता है, राइट। आरएस का कंसंट्रेशन ही बेसिकली स्ट्रेस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस बनेगा उतना ज़्यादा आपके सेल्स में क्या होगा, आरएस जनरेट होगा। तो आरएस का एग्जांपल क्या है, दैट इज द H2O2। क्या है, H2O2। तो इस H2O2 का जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो उसको मिनिमाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, दैट इज द कैटालेज। तो कैटालिस एंजाइम क्या करेगा, इसके बढ़े हुए कंसंट्रेशन को एक मिनिमम कंसंट्रेशन तक ले आएगा। कैसे, इसको कन्वर्ट करेगा H2 में प्लस ऑक्सीजन में, ताकि इसका लेवल क्या हो जाए, कम होता जाए। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा आरओएस बनेगा, जितना ज़्यादा आरओएस बनेगा उतना ज़्यादा ही आपका ये H2O2, मतलब आरओएस का एग्जाम्पल ही H2O2 है। और H2O2 बनेगा तो कैटालिस एंजाइम क्या होगा, एक्टिव होगा और उसको कन्वर्ट किस में करेगा, H2O एंड O2 में। सो सेल्स में आरओएस के कंडीशंस को मिनिमाइज करने के लिए, मतलब मेंटेन से मतलब यहाँ पे मेरा यही था कि जो उसका बढ़ा हुआ लेवल है उसको नॉर्मल ले आने का जो काम करेगा, कौन करेगा, दैट इज द कैटालिस्ट करेगा। ऑक्सीडाइज का काम है जनरेट करना, आपको जनरेट नहीं कराना था। आपको जनरेशन कराने के लिए फैक्टर मैंने पहले यहाँ पे दे दिया था, 5 मोलर NaCl, मतलब कि सैनिटी हमने यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सैनिटी आपका क्या है? नहीं, जनरेट तो हो गया, आपको मेंटेन करना था। सवाल ये था कि कौन सा एंजाइम आरओएस के लेवल को मेंटेन करने में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो मेंटेन का मतलब उसको नॉर्मल लाना। तो नॉर्मल कौन ले आएगा, कैटालेज लाएगा, ना कि ऑक्सीडेज। चलिए, तो ये जो सिद्धार्थ और मुमताज और अमित, ये तीनों लोग अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें। और जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को समझने में गलती हुई है उसको भी समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपसे प्रॉब्लम बना करके दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ओके, देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि मैंने यहाँ पे आरओएस को डायरेक्टली रिलेट किया हुआ है किससे, दैट इज द H2O2 से। H2O2 के अलावा भी आपका क्या होता है, आरओएस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका हाइड्रोक्सिल रेडिकल का पाया जाना, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का पाया जाना, H2O2 का पाया जाना, ये सभी आपके आरओएस के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और इन सब का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेस के। स्ट्रेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना सेल्स में इन सब का क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ये सभी के सभी क्या हैं, बहुत ही हाईली रिएक्टिव चीज़ होते हैं। जैसे ये आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ना, ये जाएगा किसी स्टेबल मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अनस्टेबल बना देता है। मान लीजिए कोई आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इसके बॉन्ड को क्या करेगा, डीएनाइज कर देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो फ्री रेडिकल्स उस तरीके से काम करते हैं। तो फ्री रेडिकल्स के लेवल को मिनिमाइज करने के लिए, उनके इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए प्लांट के पास अपना सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम, जिसे आप एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के नाम से जानते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, ये वो एंजाइम होते हैं। हाँ। हम्म। 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 देखिए,
ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो H2O2 को बनाने का काम करता है, राइट? और H2O2 आपका बनेगा कब? जब प्लांट को स्ट्रेस होगी, तो उस टाइम पे वो एंजाइम एक्टिव आपका ज़्यादा हो गया। और जब वो चीज़ें जब ज़्यादा बनेगी तो प्लांट का डिफेंस सिस्टम क्या होता है, शुरू होता है, जिसमें कैटालेज आता है। कैटालेज उसको नलीफाई करने का मतलब न्यूट्रल करने का क्या करता है, काम करता है। तो दोनों का रोल अलग है। अगर आपसे ये हाँ, हाँ, हुँ, बोथ का ऑप्शन भी रहेगा अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो। है ना? जैसे अब ये आपका जो पॉइंट है कि सर बात सही है। जितना ज़्यादा आपका आरएस बनेगा, आरएस का बनना मतलब ऑक्सीडेज एंजाइम का बनना, मतलब ऑक्सीडेज एंजाइम का काम करना। और जितना आपका आरएस जनरेट होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, कैटालिस भी एक्टिव करेगा, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस जो कंडीशन है वो दोनों को, मतलब ये बात अलग है कि पहले आपका ऑक्सीडेज एक्टिव होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, कैटालिस होगा, लेकिन वो दोनों एक्टिव रहे हैं। ऐसे हाँ, ऑक्सीडेज की एक्टिविटी कैटालेज को इंड्यूस करती है एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि ऑक्सीडेज का जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन ही डिसाइड करता है कैटालेज की एक्टिविटी को। है ना? जब आपके सेल्स में या प्लांट के सेल्स में H2O2 का लेवल थ्रेश होल्ड की वैल्यू से ज़्यादा होगा, उस टाइम पे आपका कैटालेज एंजाइम क्या होगा, एक्टिव होगा। नॉर्मल रहेगा तो देयर इज नो इफेक्ट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहेगा। है ना? ओके, तो मैं बता रहा था कि जब प्लांट के पास एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेंट जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं, ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशंस में प्लांट अपने डिफेंस के लिए क्या बनाता है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बनाता है। तो कैटालेज बेसिकली आपका एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम का नाम है। यहाँ पर आपका एक और भी आता है एपीएक्स, दूसरा आता है आपका जीपीएक्स, तीसरा आता है आपका एसओडी। ये 4 एंजाइम हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं, जिनका काम होता है जो भी आपका ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बने हुए हैं, ऑक्सीडेंट बने हुए हैं, उन ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज़ करके उनके इफ़ेक्ट को क्या किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए और प्लांट को डैमेज से बचाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। कैट का मतलब है कैटालेज, एपीएस का मतलब है एस्कॉर्बिट पेरोक्सिडेज, जीपीएक्स का मतलब है ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, एसओडी का मतलब है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये 4 आपके अलग-अलग आपके एंजाइम्स हैं। इन चारों एंजाइम्स को एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम के नाम से क्या है, जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की कैटेगरी में नहीं आता या आता है। तो याद रखिएगा जीपीएक्स, एपीएक्स, एसओडी और कैटालेज। ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज, एपीएक्स है एस्कॉर्बेट पेरोक्सिडेज। आपको बोला जाता है ना कि आप साइट्रस फ्रूट खाइए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होती है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होती है वो बेसिकली इस एंजाइम का बनाने के लिए कोफैक्टर का काम करता है। सो विटामिन सी जो होती है आपकी बॉडी में जितना जाता है, वो आपकी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। दैट इज़ वाई हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप गर्मी के दिनों में जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आप ऐसे ताज़े फल खाइए या सिट्रस फ्रूट्स खाइए, इसमें रस होता है, जैसे मौसम्मी हो गया, या फिर आपके ग्रेप्स हो गए, या फिर आपके सेब हो गया। इन सब में एस्कॉर्बिक एसिड का अमाउंट पाया जाता है, और एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी होता है, वो एज अ को फैक्टर का काम करता है इन सारे एंजाइम्स के लिए, एस्कॉर्बेट पेरोक्सिडेज के लिए, जो कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट को कम करने का क्या करता है, काम करता है। सो सो फ्रूट्स खाइए, मतलब विटामिन वाली चीज़ खाइए जो कि विटामिन सी वाली हो। हाँ जी, बताइए। एक एक करके पूछिए। बनना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो बन जाता है, मतलब हाँ, नहीं, बनने का फ़ायदा नहीं है, ऐसा हमारी बॉडी में इसका फ़ायदा नहीं है। मतलब बनना इसका इसलिए ज़रूरी, मतलब बन इसलिए जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करने वाला ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो बेसिकली H2O2 बना देता है।
है ना? तो एज सच हमारी बॉडी में H2O2 का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सब में बनता है। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल होता है भाई, आरओएस सब में होता है, प्लांट हो, एनिमल हो या मतलब बैक्टीरिया हो। कैटालेज एक्टिविटी, एस्कॉर्बेट एक्टिविटीज़, एपीएस, जीपीएस, ये सारी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं सब में। और कैटालेज एंजाइम तो बेसिकली एक ऐसा एंजाइम है जो कि मतलब स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा काम करने वाला हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो। सो इन एंजाइम्स के बारे में याद रखिए। क्या? उसका उसका सारा का सारा सिंथेसिस साइटोसॉल में होता है। उसमें ऐसा कुछ कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, सारी जो एक्टिविटी होती है साइटोप्लाज्म में होती है। एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल्स में बेसिकली आरओएस जनरेट होने का 3 साइट है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम्स और क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों में ही ऑक्सीडेटिव का प्रोसेस होता है, और उस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। और वो ऑक्सीजन जब आपका H2 से रिलेट कर जाता है तो यहाँ पर बेसिकली H2O2 मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो जाती है। सो 3 ऑर्गेनल्स हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम आर द मेजर साइट फॉर जनरेशन और सिंथेसिस ऑफ H2O2। हाँ, फ्री रेडिकल्स का मतलब होता है उनके पास नेसेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। सो आपके बॉडी में, आपके सेल्स में पाए जाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, उन बॉन्ड को या उनके एटम्स को क्या करता है, ये आयनाइज कर देता है, जो कि उनको भी रिएक्टिव बनाता है। तो आप नॉर्मली जो उनका काम होता है, नॉर्मली जो उनकी स्टेबिलिटी होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज़ वाई फ्री रेडिकल्स का बनना हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए ये वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, एपीएक्स, जीपीएस और एसओडी और कैटालेज। चले अब आगे बढ़ें। सबको क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? ऑक्सीडेंट मींस आरओएस का कॉन्सेप्ट, एंटी ऑक्सीडेंट एंजाइम का कॉन्सेप्ट, और इन सब का जो रिलेशन है वो क्लियर हो गया अच्छे से? ओके। एसओडी का मतलब है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। जो सुपर ऑक्साइड बनता है ये वाला, इसको आप बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड को नॉर्मल करने के लिए जो एंजाइम काम करता है उसको आप बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, एसओडी। Peroxisomes are also present in plant. Plant seedlings contain a specialized types of peroxisomes called glyoxysomes. सो सवाल आपसे पूछा जाता है ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है? सो ग्लाइऑक्सीसोम्स बेसिकली जब सीड आपका जर्मिनेटिंग कंडीशंस में होता है, जर्मिनेशंस के टाइम पर, तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि एक्टिव हो रहा है और जो उसको एनर्जाइज करने का काम करता है, दैट इज द ग्लाइऑक्सीसोम्स। सीड जब जर्मिनेटिंग कंडीशन पे होता है तो वहाँ पे ना तो कोई क्लोरोप्लास्ट होता है, और ना ही क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होने वाली जो एटीपी का जनरेशन का प्रोसेस होता है वो हो पाता है। तो ये ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है वो बेसिकली लिपिड का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और उन लिपिड के ऑक्सीडेशन होने से ग्लाइसोसोम्स क्या करेगा, लिपिड का ऑक्सीडेशन करेगा, लिपिड ऑक्सीडेशन। और इन लिपिड के ऑक्सीडेशन होने से बनता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब जाएगा तो क्या चलेगा, टीसीएस साइकिल और ईटीएस साइकिल। फिर इसके बाद क्या बन जाएगा आपका, एटीपी। सो जब तक प्लांट में
कोई लीफ नहीं आ जाता, ग्रीन वाले पार्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक उस प्लांट को एटीपी मीन्स एनर्जी देने का काम बेसिकली जो करेगा वो होगा ग्लाइऑक्सीसोम बाय द प्रोसेस ऑफ लिपिड ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि सीड बेसिकली एक बहुत ही हाईली रिच लिपिड स्टोर कंटेंट करने वाला क्या होता है, मॉलिक्यूल मीन्स मटेरियल है। बहुत ज़्यादा उसमें लिपिड होते हैं और उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि ज़रा सा भी आपने उसको मॉइस्चर दिया या सही से कंडीशन दिया, उनके सब जो एंजाइम्स होते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद जो लिपिड होता है उसमें स्टोर, उसका ऑक्सीडेशन होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलेगा, टी से साइकिल। इसके बाद चलेगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर आपका क्या बनेगा, एटीपी। और यही एटीपी सीड्स को जर्मिनेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जर्मिनेशंस के टाइम पे जो भी कोई ऑर्गेनेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सीड्स में, वो आपका क्या है, दैट इज द ग्लाइऑक्सीसोम, जो कि एक स्पेशलाइज्ड काइंड का क्या है, पेरोक्सीसोम्स होता है। मीन्स पेरोक्सीसोम्स का ही डेरिवेटिव्स होता है। तो कौन सा सीड में पाया जाएगा, सीडलिंग वाले में, जिसमें जर्मिनेशंस का प्रोसेस होना है। सो यहाँ पर बताया गया कि प्लांट सीडलिंग्स रिले ऑन स्टोर फैटी एसिड टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड मटेरियल टू द फॉर्म अ न्यू प्लांट। जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं उनके पूरी की पूरी डिपेंडेंसी किस पे होती है, स्टोर्ड फैटी एसिड्स पे। उन स्टोर फैटी एसिड्स के ही एनर्जी को यूटिलाइज करके प्लांट का जो जर्मिनेशंस होता है, न्यू वाले जो ग्रीन पार्ट आते हैं या रूट आता है, वो सब को बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली आपका क्या है, ग्लाइऑक्सीसोम्स होता है। और ग्लाइऑक्सीसोम्स को एक्टिव होने के लिए उस सीड को प्रॉपर तरीके से मॉइस्चर मिलना ज़रूरी होता है। जहाँ पे कहीं सीड प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं कर पाती है, इसका कारण वही होता है कि उसको सही तरीके से वो कंडीशंस नहीं मिल पाए जिससे कि उसके एंजाइम एक्टिव हो पाते हैं और अपना प्रोसेस चला पाता। One of the primary metabolic activity in these germinating seedling is the conversion of stored fatty acid in the to the carbohydrate। आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली इस ग्लाइऑक्सीसोम्स में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो क्या है, जर्मिनेटिंग सीड्स में, कि जो भी आपके स्टोर फैटी एसिड्स होते हैं उनको क्या किया जाए, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाए या कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बेसिकली आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव्स होता है। ओके, सो दीज आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द peroxisomes सेल ऑर्गेनल्स। नाउ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को, कि कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म कर सकता है। तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्स फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे पहला आपको बताया गया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, रोल रोल प्ले करता है। दूसरा आपको पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है बायोल्यूमिनेसेंस। आप लोगों ने फायरफ्लाई का नाम सुना है, जिसको हिंदी में जुगनू बोलते हैं। पता नहीं मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, भगवान जाने। जुगनू, राइट। फायरफ्लाई के पास एक एंजाइम होती है जिसका नाम है ल्यूसीफरेज। यही वो एंजाइम है जिसके एक्टिव होने की वजह से ये लाइट क्या करती है, ब्लिंक करती है। लाइट का चमकना मीन्स इस फायरफ्लाई से लाइट का निकलना, इमिट आउट होना, इस एंजाइम का क्या है, काम होता है। और ये एंजाइम बेसिकली कहाँ पाया जाता है, पेरोक्सीसोम्स में। तो वो पेरोक्सीसोम ही है जिसके अंदर में पाया जाता है ल्यूसीफरेज एंजाइम। और ये ल्यूसीफरेज एंजाइम फायरफ्लाई को चमकने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। मतलब फायरफ्लाई या जुगनू जो रात में चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, जैसे अभी का मौसम जो आ रहा है गर्मी का, गर्मी के टाइम पे आप देखेंगे ना, जहाँ पे प्लांट प्लांट ज़्यादा रहते हैं, जैसे जहाँ पे आबादी नहीं, मतलब आदमी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे आवाज़ आता था, ची ची साए साए का आवाज़ आएगा। और वहाँ पे लाइटिंग ऐसे होती रहे, चमकते रहते हैं लोग। तो ये वही है, आपके फायर फ्लाई होते हैं। और वो फायर फ्लाइज में आपके जो लाइट बन रही है उसके पीछे का रीजन जो है वो ल्यूसीफरेज एंजाइम है। तो ल्यूसीफरेज एक पेरोक्सीसोम्स में पाया जाने वाला एंजाइम होता है जो कि एटीपी डिपेंडेंट मैनर में क्या करता है, काम करता है। और वहाँ पे वो एंजाइम लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो बायोल्यूमिनेसेंस में भी काम है इनका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेटाबॉलिज्म में भी काम है इनका, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि ऊपर के स्लाइड में अभी आप देखे हैं कि ये ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसके साथ साथ में लिपिड की बायोसिंथेसिस, जो भी आपके लिपिड का सिंथेसिस हो रहा है बायो का, उन लिपिड बायोसिंथेसिस में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेरोक्सीसोम। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऊपर के, हाँ। अगर 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 वो प्रॉपर तरीके से हाँ, ल्यूसीफरेज एंजाइम्स अगर जैसे
जो एनिमल कैटेगरी वाले में वाले हैं, अगर उनमें डाल दिया जाएगा तो उनके पास भी लाइट आना शुरू हो सकता है। अगर सही तरीके से, तो ये जो लूसीफेरेज एंजाइम है ना, वो ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और ट्रांसफ़र अगर होगा तो जिसमें जाएगा, वहाँ पे भी अपना वो वही काम करेगा जो यहाँ पे काम कर रहा है। ये नेचुरली पाया जाता है, वो आप इसे आर्टिफ़िशियली करेंगे। सो नेक्स्ट इनका फंक्शन है जर्मेशन ऑफ अ सीड्स। तो सीड्स के जर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन, जिसको कि आप C2 साइकिल के नाम से पढ़ कर के आए हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है कि C2 साइकिल में भी ये रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। सो इतना डिफरेंट इनका फंक्शन है। इन्हीं के फंक्शंस के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाता है कि पेरोक्सीसोम इनमें से कौन से फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता है। ये वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा गलत होने का चांस आपको दे करके जाएगा। ये सभी तो आप लगभग लगभग एक दूसरे से रिलेट करता था, आप बता पाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का जो प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं समझ में आता कि अच्छा पेरोक्सीसोम्स कैसे ये कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये बायोल्यूमिनेसेंस का काम भी आपका पेरोक्सीसोम्स करता है। और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होने वाला एंजाइम है, दैट इज़ द ल्यूसिफरेज, जो कि फायरफ्लाई में लाइट स्पार्क करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिफरेंट इनके फंक्शंस थे जो कि आपने यहाँ पे देखे। प्यूरिन्स को डिग्रेड करने का भी काम करता है इनके पेरोक्सीसोम्स में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कितना डाइवर्स रोल हो गया। हाइड्रोजन का मेटाबॉलिज्म कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, लिपिड की बायोसिंथेसिस भी कर रहा है, जर्मिनेशन ऑफ एसिड कर रहा है, फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और प्यूरिन को डिग्रेड भी कर रहा है, साथ साथ में बायोल्यूमिनेसेंस में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो इतने फंक्शंस हैं इनके। तो इन फंक्शंस को अच्छे तरीके से आप लोग लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। सो यहाँ पे आपका प्रॉक्सी सॉन्ग जो था वो पूरी तरीके से फिनिश होता है। तो प्रॉक्सी, हाँ जी, क्या चीज़? SER में भी लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का एक्चुअली सिंथेसिस कम, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। मतलब लिपिड के जैसे कोलेस्ट्रॉल, वहाँ पे बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है। SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आप देखेंगे तो उसका दो मेन काम होता है। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, दूसरा आपके लिपिड के सिंथेसिस जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्राइम होता है। अगर अगर दोनों का ऑप्शन रहेगा तो लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर, हाँ, देखिए बायोसिंथेसिस की बात जब आती है तो वहाँ पे इस टर्म को दिया जाता है कि लिविंग सिस्टम में स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस हो रही है। सिंथेसिस का मतलब हो जाता है कि उसे आप आर्टिफिशियल कंडीशन में भी कर सकते हैं। बायोसिंथेसिस जो वर्ड है वो लिविंग सिस्टम को डिनोट करता है। और लिविंग सिस्टम में जब भी आप कोई भी चीज़ अगर सिंथेसिस की बात अगर करेंगे तो वहाँ पे बायोसिंथेसिस वर्ड यूज किया जाता है, न कि डायरेक्टली सिंथेसिस, है ना। सो लिपिड का ऑक्सीडेशन, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक ही ऑर्गेनेल है और उसी ऑर्गेनेल में दोनों काम हो रहा है। लिपिड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और लिपिड की सिंथेसिस भी हो रही है। जनरली जितना अभी तक आप ऑर्गेनेल्स पढ़ कर के आए हैं, उनमें आपने देखा है कि कोई एक ही काम होता है, या तो सिंथेसिस होती है या तो डिग्रेडेशन होता है। जैसे लाइसोसोम में आपने क्या पढ़ा कि मैक्सिमम जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, मीन्स डिग्रेडेशन होता है, इसको कि आप बेसिकली डाइजेशन बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने वहाँ पे कहीं देखा कि हाँ मोनोमर मॉलिक्यूल्स मिलकर के डाइमर बना रहे हैं या पॉलीमर बना रहे हैं? ऐसा नहीं देखा। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी आपने क्या पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकॉन्ड्रिया में पढ़ा आपने कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे कैटाबोलिज्म हो रहा था। क्लोरोप्लास्ट में आपने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज के मायोटीज का सिंथेसिस हो रही है, पॉलीमर बना रहा है, चाहे वो सुक्रोज बना रहा होगा और चाहे वो सेलुलोज बना, स्टार्च बना रहा होगा। क्या वहाँ पे आपने ये पढ़ा कि हाँ सेलुलोज का डायरेक्टली फिर से कन्वर्जन हो रहा है? नहीं। नॉर्मली आपका एक जो ऑर्गेनल्स होता है वो किसी एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे कैटाबोलिज्म का या एनाबोलिज्म का, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिए कि सेम मॉलिक्यूल आपका उसी ऑर्गेनल्स में बन भी रहा है और वही मॉलिक्यूल्स आपका क्या हो रहा है, टूट भी रहा है। मतलब
डिग्रेड भी हो रहा है। जब लिपिड की सिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी तो बनाना काम करेगा, और जब कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑक्सीडेशन का काम करना शुरू करेगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप मान लीजिए कि आज नाइट में आपने जो खाना खाया उससे आपको मान लीजिए कि 2500 किलो कैलोरी एनर्जी क्या है मिल गई, राइट। और आपको ज़रूरत आपको पढ़ाई करने के लिए मान लीजिए कितना था, सिर्फ 1200। तो 800 जो आपकी एनर्जी यहाँ पे बच रही है 2000 में से, वो एनर्जी आपका दो फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। या तो आपका अगर प्योरली आपने नॉर्मल खाना खाया होगा तो ये ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपका जाएगा कहाँ पे, दैट इज द लीवर में चला जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और अगर आपने बहुत ऑयली खाना खाया होगा तो यहाँ पे जो आपके फैट होंगे, ये फैट आपके स्टोर किस में हो जाएंगे, लिपिड के मॉलिक्यूल्स में। और ये लिपिड मॉलिक्यूल कहाँ पे चले जाएंगे, एडिपोज टिश्यूज में। तो यही एडिपोज टिश्यू में जो बनने वाले लिपिड्स हैं, इन लिपिड का ऑक्सीडेशन तब होगा जब आप भूखे रहेंगे, आपको खाना नहीं मिलेगा। उसी को आप बोलते हैं दैट इज द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। ज्यादा लग रहा है बैठने का काम किया जा रहा है। ऐसा मत करिए, क्योंकि देखिए आपको बताते हैं लिपिड का ना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लिपिड का कंटेंट मतलब जिसे आप बोलते हैं फैट प्रोफाइलिंग या लिपिड प्रोफाइलिंग, अगर आपकी बॉडी में लिपिड का जो परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ता है ना, तो सबसे बुरा असर इसका होता है न्यूरॉन्स पे। आपका जो नर्व इम्पल्स होता है ना, जो नर्वस कंडक्शन होती है, वो आपकी स्लो हो जाती है, मतलब आप सुस्त हो जाते हैं। मतलब आपको जैसे कोई भी काम जब होगा ना तो आप में बहुत एनर्जाइज आप नहीं रहेंगे, चलो यार कर लेंगे, मतलब जैसे मन करेगा कि हमेशा या तो आप बैठे रहें या तो आप लेटे रहें। आपका जो एक्टिविटी होती है ना बहुत ज़्यादा जैसे ना एकदम वाइब्रेंट टाइप की नहीं रह जाती है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना? नहीं। अच्छा, ओके, तो फिर अभी मतलब आपकी लिपिड प्रोफाइलिंग ठीक है, ऐसा ऐसा दिक्कत नहीं है अगर। हाँ। और वंदना का सवाल देखो पहले। बड़ा स्पेसिफाई करके सवाल। वंदना बड़ा जल्दी क्वेश्चन को फ्रेम किया। फ्रेम किया भाई आपने। तुरंत पहले बताओ कि उसमें सुस्त नहीं हो, पढ़ने में कि काम करने में। हाँ, तो मतलब वंदना का जो डाउट था वो क्लियर है। वंदना, यू आर राइट। हाँ, मतलब ये सिर्फ अपना अपना किताब लेकर के बैठे रहने में कंफर्ट फील करता है, काम करने में नहीं। तब तो एक तरीके से सुस्ती ही हुई ना, सिद्धार्थ। फिर तो ठीक है, फिर तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपकी जो स्टडी पोजीशन है वो क्या रहती है, मतलब आप टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं या फिर कैसे? मतलब मतलब वही चेयर टेबल लगा के बैठ चेयर टेबल पढ़ाई करते हैं या ऐसे बेड पे लेट करके या वो करके? चलो फिर तो ठीक है, मतलब अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम लोग अभी आगे मूव करेंगे यहाँ पर हाँ। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके प्यूरिन्स होती हैं उन प्यूरिन्स का डिग्रेडेशन किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए आपकी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड का बनना जरूरी है ना। और उन न्यूक्लिक एसिड के बनने के लिए आपको फ्री फॉर्म में क्या चाहिए होगा, न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे। और न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट्स है दैट इज द नाइट्रोजनस बेसेस हैं, शुगर हैं और आपका फॉस्फेट है। इन कंपोनेंट्स का फ्री फॉर्म में पाया जाना जरूरी है। तो जो भी आप जैसे सपोज कीजिए आपने कोई मतलब कोई भी आप फूड खाई, तो उन फूड में सारा आपका जो ग्रेन्स है या जो भी चीज़ आप खा रहे हो उनमें सेल्स जा रही हैं। तो उन सेल्स में सारे आपके जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं।
चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो आपका लिपिड हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, चाहे जो भी कुछ हो। तो उनसे आपके बॉडी में क्या होता है, उनका डिग्रेडेशन होता है, तब जाकर के मोनोमर बनते हैं। तो प्यूरिन डिग्रेडेशन का मतलब वही हुआ कि जो भी आपने फूड मटेरियल लिया हुआ है, या आपकी बॉडी में जो ऐसे डिग्रेडेड फॉर्म में पड़े हुए आपके मतलब आरएनए मॉलिक्यूल है, या फिर आपका डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, उन मतलब टाइड की फॉर्म में, जो कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, उनको डिग्रेड करके उनके मोनोमेरिक फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियोटाइड को एज अ फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस, इनमें डिग्रेडेशन की प्रोसेस को प्यूरिन डिग्रेडेशन बोला जाता है। हाँ, दो तरीका होता है, डिनोमो भी होता है, साल्वेज भी होता है। डिनोमो का मतलब होता है कि जब आपकी ही बॉडी में पहले से जो प्रिकर्सर प्रेजेंट है, उन्हीं प्रिकर्सर्स को लेकर के अगर यूज किया जाएगा तो उसे डिनोमो बोलते हैं। साल्वेज का मतलब होता है टोटली न्यू, मतलब प्रिकर्सर पहले से नहीं था, सारे कार्बन, मतलब पूरा का पूरा आपका नाइट्रोजन बेस का रिंग जो है अलग अलग से बना, फिर उसके बाद आपका फॉस्फेट का कंपाउंड अलग से आया, फिर आके पेंटोज शुगर अलग से आए। अगर सबकी असेंबलिंग अलग अलग से हो रही है तो उसे आप बोलते हैं साल्वेज पाथवे। और पहले से ही आपका टेम्पलेट बना हुआ है, प्रिकर्सर आपके प्रेजेंट हैं, सिर्फ उनका पॉलीमराइजेशन होता है, उसे आप बोलते हैं डिनोमो पाथवे। दोनों तरीके से सिंथेसिस होती है आपकी बॉडी। हाँ। हेलो। अमित, अमित कुछ बोल रहा है क्या? अल्फा नहीं, बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा और ओमेगा। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में प्राइम होता है किसके केस में? अभी जस्ट पीछे पहले बता रहा था। हाँ। हाँ, लेकिन लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा प्लांट सेल में तो कहाँ बताएंगे? हाँ, ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। अब बेसिकली दूसरा वाला टॉपिक पढ़ेंगे, और कुछ यहाँ पे डिजीज भी है, पहले उनको देख लेते हैं। डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द abnormal peroxisomal फंक्शंस। तो कुछ कुछ जो एंजाइम्स हैं, उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट डिजीज है, जैसे कि आपको लाइसोसोम्स के लिए पढ़ाया था, वैसे ही पेरोक्सीसोम्स के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज है, जिसका नाम है जेलवेगर सिंड्रोम। जेएस के नाम से जाना जाता है। ये जेलवेगर सिंड्रोम क्या है, और किसके कमी से ये होता है, और क्या इसके साथ में प्रॉब्लम होती है, इनको बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये एक बेसिकली इनहेरिटेंस वाली, मतलब कि जेनेटिकल डिसऑर्डर के कैटेगरी में आता है, रेयर टाइप का डिजीज है। और जिसमें बेसिकली आपका क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल और विजुअल एंड लीवर एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से अर्ली लाइफ में ही, इन्फेंसी कंडीशन में ही, जब बच्चा इन्फेंट कंडीशंस में होता है, मतलब कि बर्थ होने के 1 साल से अपर वाले एज में, जब भी किसी भी चाइल्ड की बर्थ हुई, बर्थ से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे को यूनिट बोलते हैं, उसके बाद वाले को इन्फेंट बोलते हैं। तो यहाँ इन्फेंटी कंडीशन में ही, मतलब कि उसकी उम्र अगर 1 साल से ज़्यादा, 2 3 4 5 साल अगर है, उसी स्टेज में ही उस चाइल्ड की डेथ होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, अगर वो जल सिंड्रोम से क्या है, अफेक्टेड है। तो ये एक क्या है, रेयर इनहेरिटेड डिजीज़ है, जो कि कैरेक्टराइज किया जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आँखने में मतलब देखने में भी दिक्कत हो सकता है, उनके लीवर में समस्या हो सकती है। इन सारे पार्ट में क्या होता है, अबनॉर्मलिटीज़ होती है, और इन सब की वजह से उस चाइल्ड की डेथ जो है वो अर्ली स्टेज में ही क्या होती है, हो जाती है। इस चीज़ के बारे में देखने के लिए या बताने के लिए सबसे पहला जो क्रेज़ जाता है वो सिडनी गोल्ड फिशर को जाता है। इन्होंने और अपने कॉलेजेस के साथ में मिल करके ये रिपोर्ट किया था कि लिवर एंड रेनल सेल्स फ्रॉम दीज पेशेंट्स वर लैकिंग पेरोक्सीसोम्स। ये जो पेशेंट थे, जिनकी बॉडी में जेलवेगर सिंड्रोम हुआ था, उनकी बॉडी से जब लीवर सेल्स निकाला गया और रेनल सेल्स निकाली गई, मतलब किडनी वाली सेल्स निकाली गई, तो देखा गया कि वहाँ पे पेरोक्सीसोम्स क्या थे, एब्सेंट थे। इस बात को चैलेंज किया इन्हीं के स्टूडेंट ने। बाद में चल कर के ये बताया गया कि जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि पूरी तरीके से पेरोक्सीसोम अब्सेंट रहता है, ऐसा नहीं है। पेरोक्सीसोम तो प्रेजेंट था, लेकिन पेरोक्सीसोम्स में कुछ एंजाइम थे, वो एंजाइम क्या थे, यहाँ पे अब्सेंट थे। तो उस एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस थी वो नहीं हो पाई, और ये सारे पार्ट क्या हो गए, अफेक्टेड हो गए। सो फर्स्ट टाइम पे जब गोल्डफिशर साहब ने इस बात को बताने की कोशिश की और बताया कि जो भी पेशेंट इस चीज़ से सफ़र करता है, उनके बॉडी में पेरोक्सीसोम्स नहीं पाया जाता है। ये बात लगभग 10 से 15 साल तक ऐसे ही माना जाता रहा। बाद में चल करके उसको फिर से बताया गया कि नहीं,
पेरोक्सीसोम एब्सेंट नहीं होता है। पेरोक्सीसोम में पाए जाने वाले सर्टेन एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम्स बेसिकली क्या है वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। सो ये बाद में चल करके रेक्टिफाई किया गया। Subsequent investigations revealed organelles lacking the enzyme that were the normally found in peroxisome। बाद में चल करके ये पाया गया कि जो नॉर्मल सेल्स में पेरोक्सीसोम्स में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो एंजाइम्स इस डिजीज से सफ़र करने वाले पेशेंट के पेरोक्सीसोम्स में नहीं पाया जाता है, न कि पेरोक्सीसोम एब्सेंट होता है। इट इज़ नॉट दैट द इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज पेरोक्सीसोमल एंजाइम। ऐसा नहीं है कि वो जो इंडिविजुअल्स है वो बेसिकली पेरोक्सीसोम्स का एंजाइम बनाने में असमर्थ है, बट रादर दैट द एंजाइम्स फेल्स टू बी इम्पोर्ट टू इनटू द पेरोक्सीसोम्स एंड रिमेन लार्जली इन द साइटोसोल। यहाँ पे फर्दर रिफाइनमेंट किया गया कि जो एंजाइम्स है उसका बनना ऐसा नहीं कि बन नहीं पा रहा है, जैसे सेम केस आपका होता है कि इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी आपको बताएंगे। तो सिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है साइटोसॉल से, जैसा कि आपको सीक्वेंस मैंने बताया था अभी यहाँ पे सेरीन के लिए SKL, कि जो साइटोसॉल में आपका ये प्रोटीन बना हुआ है, इनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होना, पेरोक्सीसोम में। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम यही है कि सिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन उनका जो ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेशन हो रहा है कहाँ से, साइटोसॉल से हो जाने के लिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनमें अब नॉर्मलिटीज फंक्शंस क्या होते हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया, बट रादर दैट द एंजाइम्स फेल्स टू इम्पोर्ट इनटू द पेरोक्सीसोम्स एंड रिमेन लार्जली इन द साइटोसॉल वेयर दे आर अनेबल टू कैरी आउट देयर नॉर्मल फंक्शन। जब इस SKL वाले सीक्वेंस का जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन इस पेरोक्सीसोम्स में नहीं हो पाता है, यहाँ पे नहीं जा पाता, इनका अमाउंट इस साइटोसॉल में क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाता। तो नॉर्मली 3 लेवल का रिफाइनमेंट किया गया। पहले बताया गया कि पेरोक्सीसोम्स एब्सेंट होता है, बाद में पता चला कि नहीं, पेरोक्सीसोम्स नहीं, एंजाइम एब्सेंट होते हैं। बाद में पता चला कि एंजाइम भी एब्सेंट नहीं होता, एंजाइम बनता है, लेकिन उस एंजाइम का जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है, लोकेशन है जाने का, उस लोकेशन पे वो पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो कैटलाइज नहीं कर पाता उन रिएक्शंस को, जहाँ से प्रॉब्लम हो जाती है। सो नॉर्मली जलवेगर सिंड्रोम को लेकर के लास्ट में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या मिलती है, कि ये एक ऐसा जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसमें उस पर्टिकुलर एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हैम्पर हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ये इसका कंक्लूजन है। तो जलवेगर सिंड्रोम के बारे में आपने यहाँ पे देखा कि ये क्या क्या चीज़ है। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम GS पेशेंट शो दैट डिसऑर्डर कैन अराइजेस फ्रॉम म्यूटेशन इन एटलीस्ट 12 डिफरेंट जीन। 12 डिफरेंट जीन है पेशेंट्स की सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड में, मतलब जेनेटिक मटेरियल में, जिनमें म्यूटेशंस हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ऑल इनकोडिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ अ पेरोक्सिसोमल एंजाइम फ्रॉम द साइटोसोल। ये जितने भी डिफरेंट आपके 12 एंजाइम्स, मतलब जो जीन हैं, इनसे बनने वाले जो प्रोटीन हैं, वो सब के सब बेसिकली साइटोसॉल से पेरोक्सीसोम्स में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने वाले प्रोटीन्स थे, मतलब जो कि हेल्प करते थे। और उन्हीं प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एंजाइम तो बनता है, वो प्रोटीन तो बनती है, लेकिन वो साइटोसॉल से पेरोक्सीसोम्स में नहीं जा पाते। So actually, Zellweger syndrome is the actual problem, means what, that is the transportation lacking। यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो की फैक्ट है वो ये है, मॉलिकुलर बेसिस पे एनालिसिस से ये पता चलता है कि जलवेगर जो सिंड्रोम है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, हैम्पर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उन प्रोटीन्स में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो प्रॉपर तरीके से वो प्रोटीन्स बन नहीं पाती, और ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प नहीं कर पाती। ओके, सो ये था आपका जलवेगर सिंड्रोम, जहां पर आपको 2-3 पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। नंबर पहला, कि इस सिंड्रोम से कौन कौन से पार्ट आपके अफेक्टेड है। तो न्यूरोलॉजिकल मीन्स नर्वस सिस्टम, विजुअल मीन्स देखने वाली, लीवर जो कि आपका मेन वाइटल ऑर्गन माना जाता है, इन तीनों ऑर्गन्स में या पार्ट में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से उस चाइल्ड की क्या होती है, डेथ हो जाती है। कारण कि जो आपका एंजाइम है प्रॉपर तरीके से जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, उन एंजाइम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो साइटोसॉल से पेरोक्सीसोम्स में नहीं हो पाता। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन में क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है। तो ये एक जेनेटिकल क्या है, डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो जीएस के बारे में क्लियर है कॉन्सेप्ट।
ओके, सो अब यहाँ पे प्रोसेसोम्स के बारे में काम खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस जो कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि पूरे सेल का सबसे गवर्निंग और रेगुलेटरी ऑर्गन होता है, मीन्स ऑर्गेनल्स होता है, पाया जाता है जो कि सेंटर में। और इनका काम बेसिकली यही है कि ये इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, और उसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम्स क्या होते हैं, बनते हैं। सो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिख रखी है न्यूक्लियस को लेकर के। सेंटर ऑफ ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटिक सेल्स, जितने भी आपके जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं उनके लिए ये सेंटर माना जाता है। जनरली ये सेल कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं, एक सेल्स में क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो कि मल्टी न्यूक्लियड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ई न्यूक्लियड होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लियड में कौन कौन से आते हैं, ये पेटोसाइट सेल्स आती है, ऑस्टियोक्लास्ट आता है जो कि बोन्स को ब्रेक करने का काम करता है, बोन्स ब्रेकेज, स्केटर मसल फाइबर जो कि इसके मसल सेल्स होती हैं। सो इन तरीके के सेल्स में आपका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल होता है, मीन्स मोर देन वन होते हैं। एक से ज़्यादा पाए जाने वाले न्यूक्लियस को मल्टी लोब्ड या मल्टी न्यूक्लियर सेल्स के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने इम्यूनोलॉजी पढ़ा था, इम्यूनोलॉजी में भी आपके बहुत सारे सेल्स पढ़ाए गए जो कि मल्टी लोब्ड होते हैं। अगर कुछ याद आ रहा हो तो कोई बताना चाहेगा कि इम्यूनोलॉजी का वो कौन कौन सा सेल्स है जो कि मल्टी लोब्ड होता है। आप, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, मतलब चाहे मुमताज़ बोल रही है, चाहे वंदना बोल रही है, जो भी बोल रहा है। हाँ, वेरी गुड। ये वाले जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में आपका जो न्यूक्लियस होती है उसकी नंबर जो होती है एक से ज़्यादा होती है। ओके। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ पूछिए। हाँ हाँ। नहीं, जो उस ऑर्गेन का मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होगा वही पाया जाएगा। हाँ हाँ, न्यूक्लियस का मतलब उसमें कंटेंट होगा पूरा प्रॉपर, है ना। हम्म। ज़्यादा रहेगा, हाँ बिल्कुल। और जो आपकी ई न्यूक्लियेटेड होती है वहाँ पे न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल आपका होता ही नहीं है, जैसे कि आरबीसी सेल्स। हाँ। हेलो। आरबीसी का सिर्फ एक ही फंक्शन है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करना, और हीमोग्लोबिन का सिर्फ एक ही काम है, ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। तो हीमोग्लोबिन पूरा उसमें भरा रहता है, और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का काम वही है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, वही उसका मेन काम होता है। दैट इज़ वाई वहाँ से सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। जब ये सेल्स बनता है तब तो ये नॉर्मल रहता है, लेकिन जब इसकी मेच्योरिटी होती है, जिसको आप हेमेटोपोइसिस बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस जब प्रोसेस होना शुरू होती है तो उस टाइम पे सारे के सारे जो पार्ट होते हैं ना, वो ऐसे एलिमिनेट किए जाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाएगा, गोल्गी बॉडी निकाल दिया जाएगा, पूरा न्यूक्लियस निकाल दिया जाता है। जैसे नॉर्मली आपका जो, सपोज कीजिए ये एनिमल सेल्स है, सपोज, राइट। तो अगर ये एनिमल सेल्स है, और इस एनिमल सेल्स में आपके सारे के सारे पार्ट हैं, तो ये पार्ट आपका न्यूक्लियस पर निकाला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका जो होगा वो भी आपका निकाल दिया जाएगा, गोल्गी बॉडी जो होगी आपकी वो भी निकाल दी जाएगी, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होगा वो भी आपका क्या किया जाता है, निकाल दिया। ये सबका सब वैकेंट किया जाता है। तो नॉर्मली इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, हिमेटोपोइसिस प्रोसेस। डब्ल्यू आरबीसी का बनना, मीन ब्लड सेल्स का, मतलब रेड ब्लड सेल्स का बनना। तो यहाँ पे जो आपका सेल्स बनता है वो पूरी पूरी तरीके से खाली हो जाती है। खाली कराने के पीछे कारण ये होता है कि जितना ज़्यादा ये मैक्सिमम एरिया का खाली रहेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पे एच बी मीन्स हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या होंगे, आ पाएंगे। और जितना आपका एच बी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होगा, उतना मैक्सिमम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, और इसका मेन यही काम होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। दैट इज़ वाई इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, 120 डेज। एक बार ये बनेगी तो 120 डेज के बाद क्या होती है, खत्म हो जाती है। सब जाकर के ग्रेवयार्ड में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। बताइए आपकी बॉडी का ग्रेवयार्ड कौन है, क्या क्या काम करता है।
आपकी बॉडी में जितने भी डिग्रेड होने वाले मटेरियल्स होते हैं वो सब के सब जाकर के स्टोर कहाँ पे होते हैं? ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान। तो वहाँ पे क्या किया जाता है? चीज़ों को दफनाया जाता है ना। तो वही चीज़ होता हाँ, वही चीज़ होता है। आपकी आवाज़ कैसे कट रही है, नहीं समझ आ रहा। अरे तो मौसम तो हमारे यहाँ भी खराब है, लेकिन अभी अचानक से इतना जल्दी हो गया। मेरी आवाज़ प्रॉपर सुनाई दे रही है? चलिए ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। मौसम इससे अच्छा कि अपना रूप दिखाए जब तक हम लोग अपना काम कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी के सेल्स दिए गए हैं। एक तो ऐसे जो कि नॉर्मल एक सेल्स एक न्यूक्लियस होता है, और दूसरा ऐसे जिनके पास एक से ज़्यादा होता है, और तीसरा ऐसे जिनमें होता ही नहीं है। तो अगर हम लोग अपनी बात करेंगे तो आरबीसी सेल्स, और प्लांट सेल्स की बात करेंगे तो वैस्कुलर बंडल में पाए जाने वाले ये सीव ट्यूब होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाए। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा? कंपेनियन सेल्स में, सीव ट्यूब्स में, जाइलम सेल्स में, वैसा और वेसल सेल्स में, ये सब पूछा जाता है। तो सी ट्यूब ऐसी है जो कि आपके जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ पे ऐसे पोर बने होते हैं जहाँ से फिल्टर होकर के जाता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ओके, कंपोनेंट्स कौन कौन से न्यूक्लियस के, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनल्स होता है। आउटर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो पूरा का पूरा क्या बनाती है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइक ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्या होगा, मतलब आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ओरिजिन हुई है वो कहाँ से हुई है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है, कहीं पे ब्रेकेज नहीं होता। जबकि अगर आप इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? ब्रेकेज होता है। जहाँ जहाँ कहीं पे ब्रेकेज होगा उस ब्रेकेज वाले पार्ट को आप न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये न्यूक्लियर बेसिकली साइटोसॉल एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों के बीच का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होने के लिए एज अ पुल का काम करता है, मीन्स एज अ पाथवे का काम करता है। यहाँ के जो मटेरियल होंगे, लाइक है जैसे राइबोसोम्स बनेगा, लाइक है जैसे आपका एमआरएनए बनेगा, ये सारा का सारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ पे जो आपकी प्रोटीन्स बन रही है, जो एंजाइम्स बन रहे हैं, अगर उनको यहाँ से साइटोसॉल से यहाँ पे जाना है तो बेसिकली क्या करेंगे? यहाँ से जाएगा। सो इनर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। जहाँ जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगी उसको आप बेसिकली न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर के भरे गए मटेरियल को, जो लिक्विड होता है, उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके सेंटर में एक बहुत ही डेंस तरीके का एरिया होता है जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कि आरआरएनए का सिंथेसिस का फैक्ट्री या साइट माना जाता है। आरआरएनए सिंथेसिस फैक्ट्री या साइट सबसे ज़्यादा आपका क्या? एमआरएनए तो नॉर्मल आपका जो डीएनए होता है उससे बन करके यहाँ इंपोर्ट होता है ना, यहाँ पे आने के लिए एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए की जो राइबोसोमल आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो आपका कहाँ पे होगा? न्यूक्लियोलस में होता है। दैट इज भाई आपसे पूछा भी जाता है। सारे के सारे एमआरएनए आपके न्यूक्लियस में ही बने हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे एमआरएनए जो बनता है आपका डीएनए से ट्रांसपोर्ट होकर के, वो भी आपका कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में ही बनेगा। न्यूक्लियस में बनने के बाद तब इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा साइटोसॉल में। हाँ। ओके, सो इनको बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जस्ट सटा हुआ है जो हल्की लाइट आपको स्काई ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये एक मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर वाले मेम्ब्रेन से सटी हुई होती है। और ये इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर के बना होता है, जिसे आप न्यूक्लियर लैमिना के नाम से जानते हैं। और बाकी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप क्रोमेटिन बोलते हैं, जो कि बाद में चल करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये इनके क्या कुछ एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन बेसिकली क्या है न्यूक्लियस का, कि ये पूरा का पूरा सेल को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको सिंथेसाइज करते हैं, इनको बनाने का काम करते हैं, मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, राइट। आरएनए के सिंथेसिस का काम होता है, ये सारे के सारे न्यूक्लियोसोम का पैकिंग का काम होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा? आपका न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। ओके, ये जो न्यूक्लियोलस
आपको दिखाई दे रहा है, ये परमानेंटली ऐसे ही नहीं रहता है, ये सेल साइकिल के फेज पे डिपेंड करेगा। और यहाँ से सवाल आपका बनता है कि कौन से फेज में न्यूक्लियोलस आपको अपीयर दिखाई देगा, किस फेज में आपको डिसअपीयर होता हुआ दिखाई देगा, और किसमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये चीज़ आपको अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट के रूप में देखिए, न्यूक्लियर इन्वेलप है, मतलब कि जो इसको कवर किया हुआ है ये वाला पूरा पार्ट। न्यूक्लियर कोर है जो कि आपको यहाँ पे बताया गया। न्यूक्लियर प्लाज्मा जो कि ये फ्लूइड है। इसके बाद न्यूक्लियोलस है जिसके बारे में मैं बता रहा था कि आरआरएनए का ये पूरा साइट होता है। न्यूक्लियर लेमेला जो कि मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ में पाई जाने वाली नीचे की तरफ। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये दोनों जो मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको आप बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे लिखे गए हैं उन कंपोनेंट के बारे में आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए, उनके नॉमेनक्लेचर को देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग वन बाय वन अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो होपफुली कि आपको जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो दिखाई देख करके समझ में आ रहा होगा कि हाँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं। ओके। हाँ जी, लैमिना आपकी अंदर में पाई जाती है। वो एक एक्टिन फिला मतलब कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का मिलकर के बनने वाला मेम्ब्रेन होता है। और इन्वलप जो होती है उसको कवर जो कि मेम्ब्रेन होती है उसको आप बोलते हैं। जिसमें आपका दोनों लेयर आता है। इन्वलप का मतलब प्राइम आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन आती है। लैमिना का मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर में पाए जाने वाले जो फिलामेंट्स होते हैं, मतलब जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। अभी आवाज़ सही हो गया? प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा। अच्छा, मुझे आवाज़ सही सुनाई दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ का नेटवर्क ठीक है, उधर दिक्कत है। ओके, सो न्यूक्लियर इनवलप के बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप इसको देखिए और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है समझिए। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली न्यूक्लियस जो होता है वो दो लेयर के मीन्स डबल मेम्ब्रेन लेयर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। जिसमें आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूसली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में क्या करती है, यूज होती है, वो कॉन्टिन्यूस होती है। जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होगा वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और ये क्या करेगा, न्यूक्लियर पोर को बनाता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जो भी मॉलिक्यूल्स आपका न्यूक्लियस से बना है उसको साइकिल। क्या हो रहा है? अरे, अभी अभी क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? न्यूक्लियस, ओके। अभी ओके, आप बताइए। बट मैंने तो अच्छा, मूव नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, मेरा तो मूव हो रहा है। न्यूक्लियर इन्वलप लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हेड रेड 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 हेडिंग में। अब अरे यार, ये क्या हुआ? स्लाइड आपकी मूव नहीं कर रही, राइट? अभी अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको? न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा, बड़ा सा फिगर बना हुआ। अभी तो मुझे आप लोगों का आवाज ही नहीं से सुनाई दे रहा। अच्छा लिसन, मेरे ख्याल से मौसम आप लोगों की तरफ ज़्यादा खराब है, क्योंकि मुझे तो मेरी चीज़ें क्लियर चल रही हैं। आई डोंट नो कि उधर नहीं हो पा रहा, तो हो सकता है प्रॉब्लम कहीं पे भी हो। और आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है सब लोगों को? आप लोगों की भी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही। ओके, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं अभी रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ, जिसमें न्यूक्लियस के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है? हाँ, ऐसे अननेसेसरी मैं इधर से बोलूँ आप उधर से बोलिए, टाइम लॉस होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी जो चीज़ें हुई हैं, इसके यहाँ का जो न्यूक्लियस का पोर्शन है, ये वाले स्लाइड के बाद का जो चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर मेरी आवाज़ अभी सबको सुनाई दे रही है तो पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। कल आप लोगों का छुट्टी है कि नहीं है?